राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में 10 बेड वाले अस्पतालों में कोरोना मरीज ना तो भर्ती होंगे और ना ही उनका इलाज होगा। 6 जिलों को इस बेड संख्या में छूट देते हुए बेड की संख्या 15 से 20 रखी गई है और इन अस्पतालों में सामान्य मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। ये सरकार का बड़ा फैसला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी डीसी और सिविल सर्जन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर कहा है कि कोविड मरीजों के लिए आरक्षित बेड की संख्या में कोई कटौती न की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, हिसार, सोनीपत और करनाल में सामान्य मरीजों को इलाज 15 से 20 बेड वाले अस्पतालों में होगा। तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाणा ने कहा है कि प्रदेश भर के सभी 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र और सभी शिशु गृहों को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें, इस बात की मंजूरी दे दी है सरकार ने। अप्रैल महीने में ही आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया गया था और इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों और कामकाजी महिलाओं की देखभाल के लिए संचालित शिशु गृहों को 31 मई तक के लिए बंद रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं मंत्री ने कहा है कि इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहकारिताओं को तरफ से नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों को लाभ देना सुनिश्चित करेगी। तो हरियाणा में लगातार कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसी दौरान आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढाणा ने कहा है कि प्रदेश भर के सभी 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र और सभी शिशु गृहों को 31 मई के लिए बंद कर दिया गया है। इस बात की मंजूरी सरकार ने दे दी है, ये कमलेश ढाणा ने कहा है। तो आपको बता दें कि अप्रैल महीने में ही आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का निर्णय किया गया था और इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों और कामकाजी महिलाओं की देखभाल के लिए संचालित शिशु गृहों को 31 मई तक के लिए बंद रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी दौरान कमलेश ढाणा ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ताओं की तरफ से नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों को लाभ देना सुनिश्चित करेगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता हरियाणा से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, हरियाणा में लगातार कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, तो इसी दौरान एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा है कि 31 मई तक के लिए जो केंद्र है, माफ कीजिएगा, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, शिशु गृहों को 31 मई के लिए बंद कर दिया है। क्या कुछ आगे की अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह कोरोना जो लगातार देश में जो है पैर पसार रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हरियाणा सरकार की ओर से जो चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन है, उनकी ओर से आदेश पारित किए गए हैं कि जो जितने भी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान आगामी 23 मई तक जो है वो बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी और बाल शिशु गृह जो है उनको भी इस के तहत जो है बंद रखा जाएगा। 31 मई तक इन सभी जगहों पर जो है अवकाश घोषित कर दिया गया है, ताकि जो संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि संक्रमण जो है लगातार जिस तरह फैल रहा है उसको रोका जा सके। क्योंकि अब अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो प्रदेश में जो कोरोना के जो केस है अब तक के रिकॉर्ड तोड़ जो केस सामने है, क्योंकि लगभग जो है 14,000 के करीब जो है नए जो मरीज जो है पिछले 24 घंटे में सामने है। वहीं जो प्रदेश में अभी तक 72,000 के करीब जो मरीज है जो होम आइसोलेट है, और वहीं जो 93,535 मरीज ठीक हो चुके हैं। जो सक्रिय मरीज है उनका जो 95,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। तो इस तरह और 131 मरीजों की जो है मौत हो चुकी है। तो ये लगातार जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह जो संक्रमण है लगातार जो है प्रदेश में पैर पसार रहा है और लोगों को जो है जान का खतरा बना हुआ है।
अभिषेक, इसी बीच लगातार एक तरफ तो हरियाणा में लगातार कोरोना ने अपना प्रचंड रूप तो दिखाना शुरू कर दिया है। एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, मौतों के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बात जिस तरीके से अब ये भी पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है 31 मई के लिए, और क्या लगता है कि इसी दौरान क्या प्रोटोकॉल जारी किया गया है? और बात लॉकडाउन को लेकर करें, क्योंकि तमाम राज्यों में आप स्थिति देख रहे हैं किस तरीके से लगातार लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लग रहा है, और क्या अब हरियाणा में भी ऐसे लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, धारा 144 जो है प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर लागू कर दी गई है कि 4 से 5 जो व्यक्ति है उनसे ज्यादा जो है व्यक्ति खड़े नहीं होने दिए जाएंगे, एक जगह पर नहीं खड़े होंगे। और वहीं जो शादी ब्याह या जो कार्यक्रम है उनके लिए भी गाइडलाइंस बता दी गई है कि 30 से ज्यादा जो है लोग वहां पर शादी ब्याह में जो है इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और जो नाइट कर्फ्यू का टाइम जो है वो पहले से ही आपको पता है कि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है, लेकिन जो दुकानें और जो जहां पर बाजार है वो शाम 6 बजे के बाद जो है बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई शादियों में भी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन लग नहीं रहा कि जनता इससे जागरूक हो रही है, क्योंकि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर भी हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, शादी ब्याह की जैसे कि आपने जो बात करी ऐसी अभी तक कोई इतनी आधारिक रूप से जो है सरकार की ओर से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि कहीं पर जो उन्होंने शादी ब्याह के कार्यक्रम में कोई कार्रवाई की गई हो। लेकिन हालांकि ये जरूर है कि 30 की जो लिमिट है, 30 व्यक्ति ये शादी ब्याह में जो है जो कार्यक्रम होता है उसमें इकट्ठे हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। और वो भी परमिशन जो है जिला प्रशासन की ओर से उनको दी जाती है, परमिशन लेना अनिवार्य किया गया है। और वही 1 मई से जो आपने जिक्र किया कि 18 साल से जो बड़े हैं उनकी वैक्सीन का जो है मुहिम चलाई जाएगी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से शुरू कर दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि इतनी भारी संख्या में, क्योंकि 45 से ऊपर के जो थे उनको हरियाणा कहें या भारत सरकार की ओर से जो वैक्सीनेशन का जो मुहिम पहले से चलाई जा रही थी, लेकिन 18 साल के बाद के जो है आएंगे उसमें एक संख्या काफी बड़ी साबित होगी। तो वो एक चुनौती जरूर साबित होगी, क्योंकि इस वैक्सीन की पहले से इस तरह की कई बार खबरें आई। हालांकि सरकार की ओर से उसका खंडन किया गया कि वैक्सीनेशन की किसी तरह की भी जो है वैक्सीन दवाइयों की कमी हरियाणा के पास नहीं है। लेकिन 18 साल के ऊपर की संख्या एकदम से इजाफा होगा और वो एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कि वैक्सीन का जो मुहिम सरकार की ओर से चलाना। जी अभिषेक, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो कोरोना काल से बचने के लिए, यानी कि 2020 में जो स्थिति देखने को मिली थी, ये सब पूरे देश ने देखी थी और इससे काफी लोग परेशान भी हो रहे थे। लेकिन अब जो दूसरी लहर आई है वो काफी खतरनाक साबित हो रही है। अब साफ तौर पे कहना है कि अब वैक्सीन ही लगाने से इससे निजात मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, तो कितनी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कितने लोग इस वैक्सीन को लेकर जागरूक हो रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन काफी भारी संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है और जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके माध्यम से जो है काफी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक बार 2 बार तो इतना भारी उस पर संख्या में लोगों ने खोला था कि उसका जो है वो उस सर्वर भी डाउन हो गया था। तो लोगों में इस जो बिल्कुल कोरोना से बचाव के लिए, अपने आप को बचाव के लिए वैक्सीनेशन की ओर रुख कर रहे हैं। पहले ये समझाना पड़ता था, लेकिन अब जो है प्रदेश देश की जो जनता है उनको ये समझ आ चुकी है कि वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जो बताई गई है उनका पालन करेंगे तभी जो है कोरोना से बचाव होगा। और 1 मई से जो है ये 18 साल से ऊपर का जो वैक्सीनेशन की जो मुहिम है वो देश के साथ साथ जो है हरियाणा प्रदेश में भी ये चलाई जाएगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से जो है शुरू हो चुका है। अभिषेक, इसी बीच एक बड़ा फैसला भी सामने आया है। सरकार ने फैसला लिया है कि जहां पर 10 बेड होंगे उस अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं होंगे। और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर भी कल मुख्यमंत्री खट्टर ने ये बयान दिया है कि जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में मरीज ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे और अगर उनके साथ अगर मरीज ज़्यादातर इसमें इकट्ठे होंगे तो उनके इस खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है, मनोहर लाल खट्टर ने। जी बिल्कुल, देखिए, एक अभी जो जिस तरह की खबरें आ रही थी, ये जानकारी मिल रही थी कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है या कहीं अन्य बेड नहीं मिल रहे, तो ऐसी जानकारी सरकार के पास मिल रही थी कि परमिशन या व्यवस्था तो उनके पास 15 बेड की है और वो 55 के करीब जो है 50 से ऊपर तक भी मरीज जो है एडमिट करके कोरोना का जो है इलाज कर रहे हैं। तो कई अस्पतालों ने इस तरह की जो सिस्टम कर रखा था कि जिसमें
ओवर जो उन्होंने पेशेंट्स जो है भर्ती कर रखे, तो फिर इसको देखते हुए समस्या ना खड़ी हो, क्योंकि ऑक्सीजन अब उस पर्याप्त ऑक्सीजन ना हो, पर्याप्त दवाइयां ना हो, पर्याप्त व्यवस्था। प्राइवेट अस्पतालों में किल्लत देखने को मिल रही थी। साफ तौर पर डॉक्टरों का ये कहना था कि वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और ऐसी तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है और मरीज लगातार भटक रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं बेड पर। अब देखिए, जब मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है उनकी ओर से जब ये बताया गया था कि ऑक्सीजन जो है वो अब केंद्र सरकार ने कोटा जो है हरियाणा का जो प्रदेश का है कोटा बढ़ा दिया है, तो अब उसमें 300 MT उनकी ओर से मांग की गई थी, लेकिन जो मंजूरी है 232 MT की जो है मांग केंद्र सरकार की ओर से जो मानी गई है, और आने वाले जो समय में ये व्यवस्था की गई है ऑक्सीजन की कमी को जो पूरा करने के लिए प्रदेश में 2 ट्रेनें जो चलाने की जो है हरियाणा सरकार की मंशा है, जो कि उड़ीसा जाएंगी, जो एक ट्रेन वहां से भर के इधर से लेगी और एक खाली होकर जो है यहाँ से उड़ीसा जाएगी, ताकि जो है किसी तरह की जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके। और अब जो टेस्टिंग है उसके लिए भी, और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी में तेजी लाने के लिए जो प्राइवेट और सरकारी जो जितनी भी लैब्स हैं उनको जो है 24 घंटे चलाने के जो है जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं। और वहीं गुड़गांव में SGT अस्पताल में 400 बेड और जो है बढ़ाने की जल्द से जल्द जो है उनकी ओर से कहा गया। तो कई ऑक्सीजन की जो कमी है उसके लिए जो हरियाणा सरकार का प्रयास है, जिसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि 2 ट्रेन इस तरह की व्यवस्था की जा रही ट्रेनों की, जो ऑक्सीजन उड़ीसा से लेकर आएंगी और वहां से यहाँ से खाली करके तुरंत वहां लौटेगी और एक ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी। तो आने वाले समय में ये जरूर कहा जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि जो है प्रदेश में कहीं भी जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो आने वाले समय में जो उसकी पूर्ति करने में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं कोरोना काल के बीच दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली जिला पुलिस ने एक ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 170 ऑक्सीजन बरामद किए गए हैं और यह गिरोह ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके इसकी एक यूनिट को 90,000 से 1.25 लाख रुपए के बीच बेच रहा था। बरामद किए गए ऑक्सीजन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त कालाबाजारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कई टीम जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ में जुटी हुई है और इसी के चलते नॉर्थ दिल्ली जिला पुलिस ने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बरामद कर कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल दिल्ली के शास्त्री नगर में पुलिस को एक कॉलर ने बताया था कि कुछ लोग ऑक्सीजन बेचने के नाम पर उससे 95,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और इस सूचना के बाद नॉर्थ जिले के DCP एंटो अल्फोंज ने अपने स्पेशल स्टाफ की टीम को इन जमाखोरों के पीछे लगा दिया। सूचना की पुष्टि होने के बाद DCP ने सब इंस्पेक्टर राजपाल और ACP उमाशंकर को वहां रेड करने की इजाजत दे दी है और पुलिस ने वहां छापा मारकर पवन मित्तल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से 2 ऑक्सीजन बरामद किए गए हैं। और पवन मित्तल ने खुलासा इसी दौरान किया कि उसके साथ एक हिमांशु खुराना नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिससे वो ऑक्सीजन खरीदकर भारी दामों में बेच रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 170 ऑक्सीजन, एक ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां भी बरामद की है। आरोपियों के पास से बरामद ऑक्सीजन की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 27 अप्रैल को एक ट्वीट हमारा सामने आया था, उसमें DCP नॉर्थ दिल्ली के बारे में इसमें अटैक किया हुआ था। उसी ट्वीट में कुछ खबर था ऐसे कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उसके मुताबिक हमारा टीम लगाया था, 2 टीम लगे हुए थे और ये टीम आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते थे और एक पवन मित्तल को अपहरण किया। उसके बाद बाकी तीनों लोग अपहरण किया। ये टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। ये ग्रुप का मेन काम है यही है दैट ये इम्पोर्टेंट जो अभी फिलहाल बहुत जरूरत पड़ रही है कोविड-19 इलाज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स को एक काफी महंगा बेचता है
ये लगभग अराउंड एक मशीन को लगभग 1 लाख और 1,10,00,000 के आसपास बेचते हैं। और टोटल कुल मिला के 170 का जो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिला। इनका एक ग्राउंड फ्लोर नीचे जगह पे था और 2 और गाड़ी में भी था। और तो टोटली हम ये 4 को गिरफ्तार करके हमारा AAPS टीम, डिस्ट्रिक्ट का AAPS टीम अलॉन्ग विद स्पेशल स्टाफ टीम बहुत अच्छा काम किया और 4 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन को बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा 2 हाई एंड गाड़ियां, 2 ऑडी और बेंज, 2 सीज कर चुके हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल के बीच दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि कोरोना काल के बीच में काले बाजारी गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बताया जा रहा है काले बाजारी गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। दिल्ली सरकार के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था कि जो काला बाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर या दवाइयों को लेकर या वैक्सीन को लेकर, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या दिल्ली सरकार उन पर सख्ती कब कर रही है? तो जिस तरीके से बात करें आप, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बिल्कुल कामयाबी मिली है और उन्होंने 170 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है उनको पकड़ा गया है और उनके साथ साथ 4 लोग जो है वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें पवन नाम के व्यक्ति की, तो पवन नाम के व्यक्ति के जानकारी जरूर दिल्ली पुलिस को मिल रही थी कि लगातार ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी कर रहे हैं और ये लोग मोटे दामों वसूल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 170 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो मिले हैं वो उनकी लगभग कीमत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर 2 करोड़ की बताई जा रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनसे बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। क्योंकि 170 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो मिले हैं उनकी कीमत जरूर 2 करोड़ के करीब है। मगर जिस तरीके से कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख के बीच में इनको बेच रहे थे और लगातार
कोशिश की जा रही थी कि मोटे दामों से मुनाफा कमाया जा सके, मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर कई बार सवाल निशान लगाए गए हैं कि दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं कर रही है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन के बोल आकर उनको गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं उनसे महंगी गाड़ियां भी होगी और मर्सिडीज भी बरामद हुई है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये बड़ा रैकेट चल रहा है। उस रैकेट को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मेन जो मुख्य था वो पवन नाम का व्यक्ति था, उसके साथ साथ हिमांशु नाम के 2 व्यक्ति हैं और भी लोग आए, जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस को। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी कर रहे हैं या वैक्सीन की जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर जिस तरीके से अब बड़ी कामयाबी मिली है और उसके बाद में अब लगातार दिल्ली पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करती नजर आएगी और लगातार और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो कालाबाजारी कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर या दवाइयों को लेकर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीरवार को जिला अधिकारियों से कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए नए ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों को स्टॉक करके रखने के लिए योजना बनाने को कहा गया है। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिला आयुक्तों, संभाग आयुक्तों और नगर आयुक्तों से वर्चुअल बैठक में कोरोना महामारी से उपजे हालात का जायजा लिया है। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण में तेजी लानी होगी। हमने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को मुफ्त टीके लगाने का ऐलान किया है, लेकिन उसकी आपूर्ति की योजना बनानी होगी। उन्होंने साथ कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति दी जा चुकी है और जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य के लिए ऑक्सीजन का स्टॉक रहे। और इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि महाराष्ट्र में जुलाई अगस्त में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की सरकार ने राज्य के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए फ्री में टीकाकरण की घोषणा की है, तो इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट मुख्यमंत्री राहत कोष को 1 साल का वेतन दान करेंगे। और एक आधिकारिक बयान में पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के अन्य मंत्री और विधायक भी इसके लिए 1 महीने के वेतन का योगदान देंगे। बयान में कहा गया है कि थोराट की चीनी सहकारी समितियां 5000 कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए आवश्यक राशि भी देगी और राज्य कांग्रेस इकाई मुफ्त टीकाकरण के लिए 5 लाख रुपए का दान करेगी। कांग्रेस का तो आग्रह था ही, आदरणीय सोनिया जी मैडम का आग्रह था, राहुल जी का आग्रह था कि सब लोगों को मुफ्त में ही टीकाकरण होना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो हमारा ही वो ये आग्रह था, पर मुझे अच्छा ये लगता है कि हमारे तीनों पार्टी का इस पर एक मत था कि मुफ्त ही टीकाकरण होना चाहिए। सर एक सवाल और, वैक्सीन को लेकर के मुंबई या महाराष्ट्र में ऐसे ही बहुत सारा दबाव है, हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में जो अब नया फेज चालू है 18 से 44 वर्ष का, उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी? कितना दबाव है राज्य सरकारों का? नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, इसलिए हमने यही बता दिया कि 1 तारीख को ये स्टार्ट करना भी बहुत सारा मुश्किल है, लेकिन एक प्रयास तो हम करेंगे कि कुछ ना कुछ स्टार्ट हो। बाकी जो है उसके लिए जितनी उपलब्ध होगी हमें लसीकरण की टीकाएं, वो उसके मुताबिक हम उसका माइक्रो प्लानिंग करने वाले कि उसकी जो आज गड़बड़ हो रही है 45 के ऊपर के एज के लिए वो न हो। सर, कांग्रेस के सभी विधायकों को 1 महीने के वेतन देने का भी आश्वासन आपने आह्वान किया है, साथ ही आप भी 1 साल का वेतन मांग रहे हैं, क्या है? नहीं, ऐसा है कि इतना सारा भार हमारे अर्थव्यवस्था पर स्टेट के आए, इसमें हमारा योगदान हमें डालना है। ये बहुत सारा ज्यादा है ऐसा मानने की कोशिश नहीं, पर हम सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये सब। तो इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र से हमारे साथ संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं सीधा लाइव। मुरारी सिंह, 1 मई को वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कितने रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है? बनाया है ताकि वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक सके और जो वैक्सीनेशन है वहाँ पर तैयारी हो सके। बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए बाहर चल रहे हैं, सेक्टर पर काफी लेकर के पटना जाके और महाराष्ट्र जा रही है।
तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीरवार को जिला अधिकारियों से कोरोना महामारी के तय तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए नए ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों को स्टॉक करके रखने के लिए योजना बनाने को कहा गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1 मई को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 18 साल से ऊपर को लेकर बात कर रहे हैं और बात उद्धव सरकार की करें, यानी कि महाराष्ट्र की स्थिति जो खराब होती हुई नजर आ रही है, तो इसको लेकर उद्धव सरकार भी काफी चिंता में है। तो वहीं उन्होंने ये कहा कि मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी 1 मई से। एक बार फिर से हमारे साथ मुरारी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे लाइव। मुरारी सिंह, वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें तो 1 मई से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि वैक्सीन तो है नहीं हमारे पास। वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है और इसी के चलते सेक्टरों पर 3 के लिए वैक्सीनेशन रोक किया गया है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए सरकार जहां मुफ्त में टीकाकरण करने जा रही है, कांग्रेस कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका में जो सरकार के सामने आ रही है, जो कि फंड है या फिर उसके पैसे हैं वो डोनेशन के लिए आगे बढ़ रही है। तो तैयारी महाराष्ट्र सरकार जोर पर कर रही है। वैक्सीनेशन की कमी बताई जा रही है, हालांकि केंद्र की तरफ से इस मामले में कोई टिप्पणी या कोई बयान नहीं आया है। तरीके से महाराष्ट्र में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन बंद हुआ है, उसे लेकर के जो दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है मुरारी सिंह, अब ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी अब मदद की जा रही है वैक्सीन को लेकर। कांग्रेस के मंत्री बाला साहब कैंडिडेट मंत्री और नेता है, जैसे ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ।